नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है कश्मीर की तेज तर्रार नेता महबूबा मुफ्ती की। आपका हमारा तेज आज तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, 60 साल में जो कुछ नहीं हुआ, पिछले 2 महीने में वो कुछ हो गया जो 60 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया। 6 लाख 7 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। उसके लिए जिम्मेवार लोग आपको मानते हैं या केंद्र सरकार को मानते हैं, अब्दुल्ला फैमिली को मानते हैं या बीजेपी को मानते हैं? देखिए, कश्मीर पिछले 20 साल से बंदूक में रहा, बहुत लोगों ने सफर किया। थोड़ा जब नॉर्मल सी होती है तो उसको आपको संभालना पड़ता है। जब आप सिचुएशन को ठीक करो उसको बहुत देर संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में कोशिश की कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल काम वो ना करे जिससे वो जो सेंस ऑफ नॉर्मलसी है उसको धचका लगे। ये उनके वक्त में भी आया था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया, जैसे जनरल सिन्हा साहब कहते हैं वो कम्युनल है या एंटी नेशनल है, इसलिए नहीं किया। उनको मालूम था कि आज जो आप देख रहे हैं इस किस्म की सिचुएशन बन सकती है। परंतु सवाल यह है कि अगर जो जमीन की वजह से सारे देश के अंदर आग लगने की एक नेचर आ गई है, कश्मीर के लोग इतने भड़क गए हैं कि उनको लगता है पता नहीं क्या दे दिया, जमीन उठा करके तो लोग ले नहीं जाएंगे। वही है, यात्रा भी वही, यात्री भी आ रहे हैं, सब यात्री भी आ रहे हैं, 5 लाख यात्री आए, आपके वहां कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पर सवाल ये कश्मीर आपने कैंसिल क्यों किया ऑर्डर पहले? नहीं, देखिए, इसलिए हमसे गुलाम नबी आजाद साहब ने हमसे पूछ के नहीं लाया, जैसे मैं कहती हूँ मुफ्ती साहब है, क्योंकि उनको मालूम था हम इसके खिलाफ हैं। उसके बाद कैबिनेट में 3 बार हमारे मिनिस्टरों ने इसको रिजेक्ट किया। चौथी बार जैसे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक्स कहते हैं कि 3 बार हमने रिजेक्ट किया, चौथी बार हमने इसलिए माना क्योंकि ये टेम्पररी था। हालांकि पार्टी उसके खिलाफ थी। हम समझते हैं कि ये मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मुफ्ती साहब के इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको नहीं समझा, उसकी बारीकी को नहीं समझा। और उसके बाद जब ये ऑर्डर हुआ हमें अखबार के जरिए पता चलता है। तो एक टेम्पररी अलॉटमेंट इसमें भी लिखा है, जो ऑर्डर आपने कैंसिल करवाया उसमें भी लिखा है प्रोप्राइटरी स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड शैल रिमेन अनचेंज, यानी कि मलकियत जो है जमीन की बदलेगी। सिर्फ इसलिए आज जो आप देख रहे हैं, सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि हमें मालूम था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि आप इस किस्म के इम्तिहान डालेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों पे। वहां बहुत सी सिचुएशंस हैं, बहुत सी चीजें हैं, और बदकिस्मती से जिस दिन ये ऑर्डर हुआ उसके कई दिन में, एक मेरे ख्याल में कोई हफ्ते 10 दिन के बाद हमें पता चला। ये 26 मई का ऑर्डर है। नहीं, पहला जो स्टेटमेंट आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, महबूब बेग का आ गया। 4 तारीख को उनका स्टेटमेंट आ गया ग्रेटर कश्मीर में कि डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। पर आप ये बात तो मानेगी ना कि जमीन ट्रांसफर ओनरशिप नहीं हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये टेम्पररी फैसिलिटी जो पहले मिल रही थी उनको मिलती रहेंगी। नहीं, जो जमीन डाइवर्स की गई वो ऑलरेडी उनके पास थी। पर मुझे समझ नहीं आता गुलाम नबी आजाद को क्या जरूरत थी ये फैसला लेने की, जो मुफ्ती साहब नहीं वो जानते थे। उनको क्या कहीं उनको लगता था वैली में थोड़ा सा रिएक्शन होगा, जम्मू में वो कंसोलिडेट करेंगे। वो जी आपकी पार्टी पर आपके मिनिस्टर क्यों लाए प्रपोजल कैबिनेट में? नहीं, मैं कह रही हूँ 3 बार तो रिजेक्ट किया। उस दिन तो आपके मिनिस्टर लाए ना। देखिए जब क्लियरेंस कितने ली लॉ मिनिस्टर ने? देखिए, अगर आप गुलाम नबी आजाद का 5 जून का एक इंटरव्यू है राइजिंग कश्मीर में, तो उसमें वो कहते हैं कि फ्यू मंथ्स बैक आई टूक अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विद मी टू बालतल, यानी बहुत महीने पहले मैं बालतल एक्सपर्ट्स को लेके गया था। मैंने वहां जगह देखी और उनको डिमार्केट की और इससे कोई पोल्यूशन नहीं हुई। यानी कैबिनेट मीटिंग से कई महीने पहले गुलाम नबी आजाद खुद बालतल जाते हैं, स्टडी करते हैं, यानी जहन में उन्होंने ये फैसला लिया था मुझे ये काम करना ही करना है। उसके बाद कैबिनेट में चौथी बार लाए और जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने कहा कि हमने कहा टेम्पररी डाइवर्शन है, करना चाहिए। मैं कहती मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की गलती है, उन्होंने आपको बताया नहीं, पूछा नहीं आपको? हाँ, उनको जैसे पहले हमको कहते थे कि हमने नहीं होने दिया, उस दिन भी उनको कहना चाहिए था हम ये करने जा रहे हैं, तो हम शायद उनको कहते भैया ये मत करो, किसी भी सूरत में मत करो। पर ये इसके अंदर एक पॉलिटिक्स लाने की नहीं, जो बेसिकली इसमें जो शुरुआत हो गई वो एनवायरमेंट हो गई, पोल्यूशन के बेसिस पे हो गई कि इससे पोल्यूशन होगा। और आपको मालूम है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस साल एक ऑर्डर किया कि जो गौमुख ग्लेशियर है, जो बहुत माना जाता है बड़ा तीर्थ, कि वहां 3000 लोग नहीं जाएंगे, दिन में सिर्फ 150 लोग जाएंगे, 500 मीटर दूर रहेंगे, घोड़े वगैरह वहां नहीं जाएंगे। किसी ने शिकायत नहीं की। जो नीतीश सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है वो है अमरनाथ यात्रा के लिए 3000 से लोग ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा यात्री नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे लोगों ने इसको एनवायरमेंट बेसिस पे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई तो क्या उनका हक नहीं बनता है? पर अगर ये चीजें शुरू होती रही तो फिर हर जगह एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि हमारे एयरप्लेन जा रहे हैं हाजी के लिए कम होने चाहिए हवा में। ये तो सब इशू है, पॉलिटिकल इशू बन रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में जो पॉलिटिकल इशू नहीं यहाँ भी हो सकता है। क्यों बना? यहाँ भी इसलिए बना कि आप लोगों ने, किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कह दिया कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगी।
इशू तो इसलिए बना, इसलिए नहीं बना कि एनवायरमेंट खराब होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूर सबसे पहले कहा, मगर उसके बाद जो श्राइन बोर्ड का स्टेटमेंट आया, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं पीडीपी के मिनिस्टर, ये तो जमीन हमारी परमानेंटली है। हटा दिया आपने, डिसमिस कर दिया, हटा दिया। कहाँ हटा दिया तब तक? नहीं, वो तो बात की बात है, उसने कहा ये परमानेंट है हमारी जमीन। दूसरा उसने कहा ये मुसलमान क्या पोल्यूशन की बात करें, ये हज में जाके पोल्यूशन नहीं फैलाते, हिंदू पोल्यूशन फैलाते हैं और मुसलमान, यानी उसने कम्युनलाइज किया। और उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन थी गुलाम नबी आजाद साहब आएंगे, बोलेंगे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का स्टेट गलत है, ये जमीन टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, और इसको मजहब के नाम पे यहाँ इशू नहीं उठाना चाहिए। पर गुलाम नबी आजाद खामोश रहे 26 तक, और 26 को वो सर्कुलेट करते हैं। ये तो पीडीपी वालों ने किया, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। उनका हक बनता था ये कहना कि ये हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, पीडीपी इसके खिलाफ थी पर मैंने उनको कन्विंस किया ये टेम्पररी, पर उसने कहीं डिफेंड नहीं किया अपने ऑर्डर को, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाल दी। कश्मीर में गोलियां चली, कश्मीर में लोग मरे, गाँव में औरतें बच्चे निकले, उससे पहले इसलिए निकले कि लोगों को ये गलतफहमी होगी कि परमानेंट अलॉट किया जा रहा है, जैसे हिंदू आकर के वहाँ बस जाएंगे, इस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ ना। आज पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा है, भोलेनाथ की जमीन ले गए, कहाँ ले गए? हाँ तो वही मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ ना, ये ना दी ना ली। ये तो परसेप्शन की बात है ना, आप किसको समझाएंगे? देखिए जमीन तो आज भी वही है, कोई भी यात्री जो है वहाँ आएगा, टेंट लगा सकता है, खाना खा सकता है, लंगर लगा सकता है। यस, एक चीज बदली, यात्रा कंट्रोवर्शियल नहीं बनी, यात्री कंट्रोवर्शियल नहीं बनी, कंट्रोवर्शियल बना श्राइन बोर्ड। 15 मेंबर श्राइन बोर्ड, क्या पूरा हिंदुस्तान बन गया आज? जो जनरल सिन्हा, असली प्रॉब्लम कब से हुई? जब जनरल सिन्हा आए तब से तो प्रॉब्लम होगी, तभी से तो श्राइन बोर्ड जो है क्वेश्चन में आ गया। घोड़े वाले से पैसा लो, टेंट वाले से पैसा लो। असली मामला अगर आप प्रभु चावला जी मानेंगे तो ये मामला श्राइन बोर्ड के लिए इसका था, कमीशन का था, पैसे का था, पैसे कमाने की। मुझे बताइए, क्या हमने नकली शिवलिंग बनाया? क्या पीडीपी ने, क्या कश्मीर के मुसलमानों ने नकली शिवलिंग बनाया पैसा कमाने के लिए? यात्रा चलती रही, किसने बनाया? जनरल सिन्हा ने। जनरल सिन्हा ने घोड़े वालों से कमीशन लेना शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2-2 हजार रुपए, 200 की रसीद। रजिस्ट्रेशन के नाम पे लंगर वालों से पैसा, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जा रहा था पैसा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अभी तो बहुत गर्म है, पर जम्मू के लोग, एक वक्त आएगा जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आप देखेंगे करोड़ों रुपए का घपला है। ये सब पैसे का मामला था। कश्मीर में ये घपला कितना होता है कि 10,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट देती है आपकी, वो पैसा किसकी जेब में जाता है ये मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती से। आपने एक बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया, गवर्नर साहब पैसे बना रहे थे पूजा में। इससे जमीन का क्या संबंध है? यात्रियों की सुविधाओं के लिए जमीन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए जमीन तो हाजिर है, कितनी चाहिए उनको, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जो ऑर्डर हुआ है, जो कैंसिल भी हुआ है। श्राइन बोर्ड तो यात्री नहीं है, श्राइन बोर्ड तो यात्रा नहीं है। श्राइन बोर्ड के आर्टिकल में लिखा है श्राइन बोर्ड 2000 में बना, उससे पहले भी यात्रा होती थी, उससे पहले भी लोग जब बन गया उसके अंदर लिखी गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड जो है डिफाइन किया गया है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द यात्री। नहीं, वो तो जो आपने लॉ जो बनाया है, वो हमने लॉ नहीं बनाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लॉ बनाया है, गलत लॉ है, गवर्नमेंट ने बनाया, जिसकी आपके उसको अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं लाया होता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आज इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनती। आपका कहना है कि बोर्ड को डिसबैंड कर देना चाहिए? नहीं, डिसबैंड नहीं, इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए। बोर्ड का काम होना चाहिए पूजा पाठ करना, बोर्ड का काम होना चाहिए वो डॉक्टर लाएं, दवाइयां लाएं, अगर वो चाहें वो लंगर लगाएं, मगर श्राइन तक जो लोग अपने आप जाएं, उसके बाद बोर्ड की जिम्मेवारी शुरू हुआ। वो उनको पूजा पाठ तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। ये जो बाकी काम है, फंक्शन है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टॉयलेट रखना, बाकी जितनी भी फैसिलिटीज है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। दिस इज ये जो फैसिलिटीज, बिल्कुल आप कहते हैं फैसिलिटीज हम बना देंगे, उनका पैसा बच जाएगा। तो अभी तक क्योंकि प्री फैब्रिक है ना, जब भूचाल आया था तो वहां से उठा के चले गए थे, कुछ लोग उठवा दिया था, वापस नहीं किया अपना। ये तो बिल्कुल गलत है। भूचाल तो कब आया? भूचाल आया नवंबर में। हाँ, उसके बाद वहाँ प्री फैब्रिकेट वहां से कुछ उठा करके दूसरी जगह लेके गए ना। उसके बाद क्योंकि वो तो हटाए गए थे ना। अगर गवर्नर साहब ने ऑफर किया कि मेरे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पड़े हैं, आप भूचाल में लगा दो, और उसके लिए भी वो मैंने वो कहते उसके लिए भी पैसा दे दो। मुझे नहीं पता फिर दिया उनको नहीं, वो उसके लिए भी पैसा मांगते थे। देखिए, जो प्री फैब्रिकेटेड का चक्कर है, इसमें पैसा बहुत है। ये 6-6.5 लाख का मिलता है, इसमें 2-2.5 लाख का कट है। आपको लगता है 10,000 करोड़, मैं कट की बात करें, जो 10,000 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं, ना सड़क दिखाई देती है कश्मीर में अच्छी, ना एजुकेशन है, ना आपके पुल हैं, सब चीज, वो 10,000 करोड़ कहाँ जाता है? कौन कट खाता है उसमें? ये किसने कहा कि नहीं? ये 16 आपके बजट के अंदर जो आपके वाले साहब ने दिया सेंट्रल असिस्टेंट, तो आप कहते वहाँ पुल नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सबसे कम है कि नहीं? वो तो इसलिए कि 20 साल हम पीछे रह गए। 20 साल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, उसको दोबारा हमने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया, उसमें तो टाइम लगेगा, वो तो रातों रात नहीं बन सकता। रेवेन्यू आपका कुल 5,000 करोड़ है, 65% सेंट्रल असिस्टेंस है,
देखिए प्रभु चावला जी, अगर मैं हिसाब पे आऊंगी तो फिर आपको वहां से देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? बोलिए ना, मैं बताऊंगी। हमारा पानी रिसोर्स इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से आप और पाकिस्तान आपस में बांट रहे हैं। हर साल 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारा हो रहा है। वो कौन देगा? आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, जो हमारे 47 से पहले ट्रेडिशनल रूट जहां से हम कारोबार कर रहे थे, उससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है जम्मू कश्मीर का। उसका खिमियाजा कौन भुगतेगा? हमारा जो टूरिज्म हमारा टूरिज्म उस पे हो सकता है। और जब आप हमारा पानी पे कब्जा करते हैं, कारखाना पानी पे चलता है, टूरिज्म पानी पे चलता है, इरिगेशन पानी पे चलता है, तो अगर हम हिसाब करने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो मुझे लगता है फिर खसारे में आप लोग रहेंगे। बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा। और आप में फर्क क्या है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वकालत कर रहे हैं ना, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत कर रही हूँ। अगर हम हिसाब करने पे आ जाएं तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता जितना बाकी जगह देना पड़ता है। देखिए, जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह से अगर कोई चीजें हमको कंसेशन है, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिए हैं। नहीं, अपनी मर्जी से क्या, मतलब आपको इसलिए दिए कि आप डेवलप करो। देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ नहीं ना। देखिए बदकिस्मती तो ये रही कि ये जो आपने हमेशा मसले कश्मीर को एड्रेस नहीं किए, जो इंस्टेबिलिटी वहां पर आप लोगों ने रखी, मुझे नहीं पता जानबूझ के रखी क्यों रखी, उसकी वजह से जो हमारे आप पहले बताइए आप कौन है? बार मेरे को आपका कंफ्यूजन होता है। आप कश्मीर को आपसे इंडिया से अलग समझते हैं क्या? मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आपको इंडिया नहीं समझती। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वकालत कर रहे हैं, सपोर्टर हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल मैंने सपोर्ट किया, बिल्कुल कोई टू ओपिनियंस नहीं है। मुझे आज भी खुशी है कि जिस तरह से 2002 से लेकर 2005 तक सपोर्ट किया यूपीए ने, उससे पहले वाजपेयी जी ने हमारी पॉलिसीज को, जिससे सारे हालात बदले थे, काश उसी तरह से आगे भी पॉलिसी चली होती तो शायद आज जम्मू कश्मीर में ये तूफान नहीं आता। तो आपकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, जैसे आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बदल रहा है, आज अगर आजादी का नारा लगा है दोबारा 20 साल के बाद वहां पर, उसके लिए जिम्मेवार तो पॉलिटिशियन है ना। देखिए ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक पॉलिसी है। अभी कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा पार्लियामेंट में कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, और सारे दुनिया पागल हो गई। अरे इसने आज उसने कहा आजादी चाहिए, कल उनके वालिद ने कहा कि आजादी नहीं होनी चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो स्टेटमेंट यहाँ से वहाँ बदलता रहता है, दिल्ली में कुछ, कश्मीर में कुछ, ये उनका स्टांस। पर हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कश्मीर इशू है, इसको आप दबा नहीं सकते। क्या इशू क्या है? इसको रिजॉल्व, कश्मीर का मसला जो आज 6-6, 7-7 लाख सड़कों पे आ रहे हैं, जब हालात ठीक होते हैं जम्मू कश्मीर में, जब खराब होते हैं तो जाओ कुआं खोदो, आग लगी है। जब हालात ठीक होते हैं कहते हैं अब तो सब ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आजादी की बात करें, वहाँ कश्मीरी पंडित भी तो कश्मीरी थे ना, उनको आप लोगों ने निकलवा दिया वहाँ से। क्यों कश्मीरी पंडित निकले? बाकी लोग नहीं, मुसलमान नहीं निकले क्या? मुसलमान नहीं निकले? कितने निकले? मुझे ये बताइए कि हमारे घर में कितने लोग मारे गए? नहीं, मारे गए तो सब कर रहे हैं। वो जो हिंदुस्तानी, जो वो भी हिंदुस्तानी थे और जो मर गए वो भी हिंदुस्तानी थे। गलत इंप्रेशन है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित निकले। तो उनको लाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? कश्मीरी पंडितों को मुल्क में आने के लिए उनको एक सुविधा मिली, पर मुसलमान जब क्रॉस करता है लखनपुर तो दाढ़ी देखिए उसको कहते हैं अगर कहीं कुछ हो गया हो पकड़ के लाओ, कश्मीरी आ रहा है, इसको बंद कर दो जेल में। दिल्ली के अंदर जितना अच्छा काम कश्मीरी मुसलमान अच्छा करें, और मैं चाहता हूँ और अच्छा करें, जितना एक्सपोर्ट कश्मीर का हिंदुस्तान से हो रहा है, और कश्मीरी इंडस्ट्री वहाँ तो कुछ नहीं बिकता, यहाँ बिक रहा है, सारी इनकम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर सवाल ये कि कश्मीरी पंडित पिछले 20 साल से या 15 साल से निकले हुए हैं, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनके लिए क्या किया? क्यों नहीं किया? हमने तो एक कश्मीरी वापस लेके गए। हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। पहली बार मुफ्ती साहब के टाइम में खीर भवानी में 50,000 60,000 लोगों ने आना शुरू कर दिया था। पहली बार हमने वहाँ जो उनके लिए फ्लैट्स बनाए और 1,000 लोगों ने वॉलंटियर किया हम आएंगे। मगर उसके बाद जब 2006 के बाद बहुत सारी चीजें बदली। वो 2006 मेरे को लगता है बार बार आप कह रही हैं 2006, क्योंकि ये तो फारूक अब्दुल्ला का बेटा और मुफ्ती की बेटी में झगड़ा हो गया लगता है। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। पॉलिसी नहीं, पॉलिसी देखिए, जो हमारा पॉलिसी हीलिंग टच पॉलिसी थी जिसको आगे चलाना चाहिए था, सबसे पहला शिकार तो हमारी हीलिंग टच पॉलिसी। अगर हमने पोटा खत्म किया, आजाद साहब को चाहिए था स्पेशल पास खत्म करे। अगर हमने शहरों से आर्मी को निकाला, आजाद साहब को चाहिए था गाँव से आर्मी की तादाद कम करे। अगर हमने मुजफ्फराबाद रोड खोला तो आजाद साहब को चाहिए था कि उस पे बस चले। जितने लोग मर रहे हैं देश भर के अंदर, अटैक हो रहे हैं टेररिज्म के, आज तक पीडीपी की मुफ्ती नेता ने क्यों नहीं हम कंडम करते हैं? जब भी कोई बेगुनाह, मुफ्ती साहब पहले वजीर आला थे जिन्होंने जो जम्मू में हिंदू लोग मारे गए थे, वो पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने उनको नौकरियां दी। कोई नहीं पूछता था, यहाँ से बीजेपी वाले आते थे, कांग्रेस वाले आते थे, हिंदुओं को गले शले लगाया, गाली पाकिस्तान को देके वापस जाते थे। मुफ्ती साहब पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने SRO 43 के तहत जम्मू में जो हिंदू मारे गए थे उनके घरों में नौकरी
नौकरियां दी, कोई नहीं पूछता था उनको। पर जो कश्मीर में कितने लोग मर गए पिछले 6 सालों में, आपने कभी कंडेम किया किसी को? बिल्कुल कंडेम करते हैं, जब भी बेगुनाह मारा जाता है हम पहली पार्टी है जो कंडेम करते हैं। जो हिंदू, आपने कहा हमने पोटा खत्म किया, तो अरेस्ट करने के लिए क्या किया आपने? देखिए बलजराला में, कोटदाड़ा में, चपनाड़ी में जब हिंदू मरे, महबूबा मुफ्ती पहली लीडर थी जो वहां पहुंची और उनके आंसू पहुंचे जब मगर जब मिलिटेंट मारा गया उसके घर में भी महबूबा मुफ्ती गई। तो मिलिटेंट के घर, मिलिटेंट तो देश के खिलाफ लड़ रहा था ना। उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उसके माँ बाप के क्या कसूर है? इसमें जो आपका बच्चा कोई कल को काम करेगा, इसका मतलब है उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। आपने उनको डिस्करेज किया कि अपने ऐसे बच्चों को ऐसा काम मत करने दो। हमने कहा बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से मसला हल करेंगे, और यही हो रहा था हमारे वक्त में। हमारे वक्त में लोग गोली खाते रहे और आप बातचीत की बात करते रहे। ये दुनिया की रीत है। आप क्या करेंगे? आज चलाइए ना, आप 6 लाख 7 लाख लोग आ गए ना, अब क्या करोगे? जैसे गुलाम नबी आजाद का कहना है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं कि आप ऐसे इलाके में जाती हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता, इसका मिलिटेंट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मालूम है जहाँ मुफ्ती साहब रहते थे बहसियत चीफ मिनिस्टर, हाट में बाहर वो फिदाइन अटैक था, पर हम वहाँ रहते थे। गुलाम नबी आजाद वहाँ भी नहीं गए रहने के लिए, इतने वो डरपोक हैं। सिमी है, सिमी के ऊपर आपके कुछ पार्टनर जो यूपीए में, आप भी यूपीए की मेंबर हैं, सिमी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, आप भी उसके समर्थन में क्या? देखिए जो जमहूरियत में आप अगर सप्रेशन से काम लेना चाहेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। तो पर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंसी करती है, एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है, उनको तो बैन होना चाहिए। देखिए हम हर उस चीज के खिलाफ है जिनसे इनोसेंट मारे जाएंगे, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि जम्मू में पिछले 50 दिन से एक हाथ में लोग तिरंगा लेते हैं, दूसरे हाथ में पेट्रोल बम फेंकते हैं और कश्मीरी ड्राइवरों को मार देते हैं, गुजरों को जला देते हैं। क्या तिरंगे का ये इस्तेमाल होना चाहिए कि आप त्रिशूल लटकाओ, आप तलवार उठाओ? अगर तिरंगा हाथ में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी झंडे दिखाते रहें और हिंदू जो श्राइन के लिए जमीन दी जाए उसको विड्रॉ कर लें, तो उसका कोई असर नहीं होगा कहीं पर। दोनों तरफ जिम्मेवारी है ना, इधर भी भड़काते हैं, उधर भी भड़काते हैं। क्यों नहीं कहते जिम्मेवारी है, मगर बातचीत। आप कश्मीर में, मैं कहती हूँ हमारे पास वायलेंस ना, लोगों के पास ऑप्शन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये जो ऑप्शन बातचीत है। ऑर्डर जो दोनों इशू हुए, दोनों में पॉलिटिकल लीडर, ये एक ऑर्डर था टेम्पररी जिसके ऊपर ओनरशिप नहीं रहने वाली थी, कहीं जाने वाली थी, कश्मीर में रहने वाली है, कहीं तो जानी वाली। दूसरा जो ऑर्डर इशू किया कि हम फैसिलिटी देंगे, जो कैंसिल करने के बाद, वो भी अच्छा ऑर्डर है। दोनों पार्टियां उसका मिसयूज कर रही हैं और आप दोनों मजे ले रहे हैं कि चलो आग लग रही है हमारे को वोट मिलेंगे। मजे नहीं ले रहे हैं, और क्योंकि आपका पॉलिटिकल स्पेस कहाँ रही वहाँ, किधर किस पॉलिटिकल स्पेस? आप इररिलेवेंट हो गए कश्मीर वैली में, इसलिए आप कंपटीशन में बोल रही हैं। कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं इस वक्त। मसला पॉलिटिकल स्पेस का नहीं, मसला है जम्मू कश्मीर में आप किस तरह हालात ठीक करोगे, किस तरह अमन लाओगे और मसले का हल कैसे निकालोगे। कश्मीर और कश्मीर भारत का अंग है कि नहीं है? मैंने तो 2 इलेक्शन लड़े हैं। हाँ? मैं इस बात से कैसे उनको समझाओ ना, जो लाखों की तादाद में से निकल रहे हैं, उनको समझाओ। वो तो आप जिन्होंने मैं कैसे समझाऊं? आपने भरोसा किया मैं क्या समझाऊं जब तो मेरी बात ही नहीं हमने यहाँ के लोगों ने सुनी। यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो सब कुछ मान गया, उसके बाद जब लगा कि भाई वहाँ सब ठीक ठाक हो गया, वो टूलिप गार्डन बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमने तो हाथ जोड़े। यहाँ अगर जम्मू कश्मीर को आपने संभालना है तो सारे लीडरों को इकट्ठा होकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ बोल्ड और अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में जो अपसर्ज है, जो इमोशनल ऊपर जा रहे हैं, उसको आप एड्रेस कर सको। ये बोल्ड का क्या मतलब है आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपसे ये भी पूछूंगा 5 तीखे सवाल। पहला सवाल, आप चुनाव लड़के चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसको कुछ चुनाव कोई प्रायोरिटी नहीं, इसको जम्मू कश्मीर की स्थिति जो हालत तो होगा ना, वो देखा जाएगा। अभी तो वो कोई किसी जहन में वो बात ही नहीं। इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी है, उसको कैसे संभाले, कौन खराब है इस आग से। अगर आपको चुनाव जब लड़ना पड़ा तो लड़के चीफ मिनिस्टर बनने की मैंने कहा इस वक्त वो इश्यू नहीं है। अमरनाथ श्राइन को जमीन वापस मिलने एक सोल्यूशन है कि नहीं है? बोर्ड को आप जमीन दे नहीं सकते, ये हमारा कानून है। आप फॉरेस्ट लैंड नहीं दे सकते। आजाद कश्मीर का नारा गलत है या ठीक है? हर एक कौम को हक है वो अपनी दिल की बात कहें। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर बनना होगा किसी को अगले इलेक्शन में, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह में से दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? आप बीजेपी के तो खैर करेंगे नहीं, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आपको दोनों में से किसी को नहीं चुनना है? नहीं, मतलब हम उस पर फैसला क्या करेंगे, वो पार्टी का अंदर वाला फैसला है। मनमोहन सिंह जी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, सोनिया गांधी शी हैज ऑलवेज गिव मी लॉट ऑफ लव अफेक्शन, और मुझे बहुत रिगार्ड है। और तीसरा ये है कि चुनाव जब होगा तो आप फिर कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार में बनाएंगे? चुनाव कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कहाँ पर? पार्लियामेंट के इलेक्शन। वो तो हमको तब उनको सपोर्ट करेंगे जब हमारे वहाँ कुछ होगा ना। वहाँ तो ऐसी हालात है, वहाँ ऐसी स्थिति है कि इस वक्त इलेक्शन इज नो इशू। इस वक्त इशू इलेक्शन नहीं होगा लगता है इस वक्त आपको? मैं कहती हूँ इलेक्शन इशू नहीं हो सकता है।
अगर आपको 0% 2% इलेक्शन करवाना है कि जबरदस्ती किसी को लाके खुद वोट 65% डालोगे, वोट पड़े हैं खुद पिछली बार। वोट डालोगे अंदर बैठ के, तो आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? बाइकाट की बात नहीं है। इलेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे टाइम में 60% पॉल हुआ, 90% पॉल हुआ। आज जब 0% 2%, वो भी तब होगा जब आपको लगता है अभी इलेक्शन नहीं हो सकता? ऐसा माहौल नहीं है? माहौल बहुत खराब है। माहौल- इलेक्शन पोस्टपोन बहुत- होना it's a चाहिए। very- नहीं होना चाहिए, वो तो इनका फैसला है, मगर इस वक्त जो वहाँ सिचुएशन है वो इलेक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। आपको लगता है कश्मीरी पंडित कभी अपने घरों में वापस जाएंगे? जरूर आएंगे जब कश्मीर में आप हालात को ठीक करने देंगे। थैंक यू, आपने ये कहा, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।